सत्ता मलाई खाने का साधन नहीं है, सत्ता संघर्ष का साधन है। और सत्ता चाहे सत्तावादी पार्टी हो उसे भी संघर्ष करना चाहिए और जो विपक्षी है उन्हें भी संघर्ष करना चाहिए, जिससे गरीब, मजलूम, बेरोजगार जितने भी सत्ता से उपेक्षित लोग हैं उनके तक लाभ पहुंचे। तो संविधान का उल्लंघन है और संविधान का उल्लंघन है। इसको चुनाव आयोग जब उनके पॉकेट का कठपुतली बना हुआ है, कुछ भी कह लीजिए, चुनाव आयोग के ऊपर उंगली उठाइए तो सीधे भाजपा के लोग कहते हैं कि भाई देशद्रोही है, तो देश का अपमान कर रहे हैं, संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहे हैं। चुनाव आयोग पे उंगली उठाना और जवाब भाजपा की तरफ से आना, दोनों की मिली भगत है। इसमें न्याय की उम्मीद किससे किया जा सकता है? अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री रोकना चाहते हैं तो इसका उचित जवाब वही दे सकते हैं कि विपक्ष के लोकतंत्र में विश्वास करने वाले नेताओं को विपक्षी पार्टियों को कुचलना क्यों चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। जब से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का बयान आया है, तब से इंडिया में भूचाल सी आ गई है, क्योंकि इस वक्त जंग का मैदान हो चाहे राजनीति का मैदान, दोनों एक तरह से देखा जा रहा है। क्योंकि जब अभिषेक बनर्जी चुनाव आयोग से मिलने के लिए गए तो चुनाव आयोग उंगली दिखा रहा था। इसी बात को लेकर के चुनाव आयोग के ऊपर FIR दर्ज हो गई है और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के बड़े कद्दावर नेता संजय चौबे जी हैं। इसी बात को लेकर के हम जानेंगे और पूछेंगे इस वक्त राजनीति में जो हलचल हो रही है इस पे क्या कहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। देखिए, जहाँ तक समाचार में आ रहा है कि अभिषेक बनर्जी को चुनाव आयोग ने उंगली दिखाया और तमाम पार्टियों की सर्वदलीय मीटिंग रही है, तो चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और चुनाव आयोग को नियम कानून के दायरे में रह के बात करना चाहिए। और हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा है कोई किसी को उंगली दिखाए नियम कानून बताने की वजह। चुनाव आयोग SIR के मामले में पूरी तरह से फेल रहा है। चुनाव आयोग पे तमाम आरोप लगते रहे हैं और ये विपक्षी पार्टियों द्वारा ज़्यादा आरोप लगे हैं, क्योंकि जो सत्ता में रहता है वो तो मलाई खाता है, जो सत्ता के बाहर रहता है उसे संघर्ष करना पड़ता है। और सत्ता होती क्या है? सत्ता मलाई खाने का साधन नहीं है, सत्ता संघर्ष का साधन है। और सत्ता चाहे सत्तावादी पार्टी हो उसे भी संघर्ष करना चाहिए और जो विपक्षी है उन्हें भी संघर्ष करना चाहिए, जिससे गरीब, मजलूम, बेरोजगार जितने भी सत्ता से उपेक्षित लोग हैं उनके तक लाभ पहुंचे। तो अब यहाँ SIR की प्रक्रिया चल रही है, इसमें वोटें काटने की प्रक्रिया चल रही है कि विपक्षियों के वोटें काट दो। वोट चोरी का आरोप हमारे नेता राहुल गांधी जी बहुत पहले लगा चुके हैं, जिसका स्पष्ट जवाब आज तक चुनाव आयोग देने में असफल रहा है। कभी उसने इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, करता भी है तो शेरो शायरी बोलता है। उसे कभी बन जाना चाहिए भाई, कभी बन के सेवा करता रहे। अभिषेक बनर्जी को उसने उंगली दिखाया, उसके ऊपर FIR हुई है। तो जिस चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त पे, केंद्रीय चुनाव आयुक्त पे जब FIR हो चुकी है, तो मैं राष्ट्रपति से अनुरोध करता हूं, राष्ट्रपति महोदया से, कि उन्हें तुरंत उनके पद से बर्खास्त किया जाए। लेकिन सर, जिस तरह से उंगली दिखाई जा रही है चुनाव आयोग की ओर से, क्या ये संवैधानिक ठीक है? संविधान के रूप में एकदम गलत है। संविधान में तो लिखा ही नहीं गया है कि उंगली दिखाइए किसी को। उंगली दिखाने पर शायद कुछ सजा का भी प्राविधान है। तो अब वो सजा का प्राविधान है तो सजा चुनाव आयोग की सबसे बड़ी ये होनी चाहिए कि उसे उनके जिस व्यक्ति ने भी उंगली दिखाया है उसे उसके पद से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जिस तरह से उंगली दिखाई गई है, आपकी पार्टी क्या कर रही है? देखिए, हमारी पार्टी गांधीवादी पार्टी है, संविधान को मानने वाली पार्टी है और संविधान कहता है कि उंगली दिखाना गलत है तो इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। FIR दर्ज हो चुकी है। FIR दर्ज होने के बाद न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस पे हमें शक है, क्योंकि जिस प्रकार से सत्ता और प्रशासन का रवैया रहा है आज तक, वो न्याय न देने वाला रहा है। तो हम सीधे राष्ट्रपति महोदया से प्रार्थना करते हैं, ये अनुरोध करते हैं कि चुनाव आयोग को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए जिस व्यक्ति ने भी एक कृत्य किया है। जब से अभिषेक बनर्जी का मामला आया है सामने, तब से गृह मंत्री अमित शाह के अंदर जैसे कि राजनीति का जो भूचाल आई है। कल पश्चिम बंगाल में जा कर के कह रहे हैं
कि इस बार तिहाई बहुमत इस बार लाने जा रहे हैं। ये जो खुल्लम खुल्ला चिता रहे हैं, इसे क्या चिता रहे हैं? देखिए, चुनाव आयोग चुनाव कराता है और पिछले कुछ समय से जब से राजनीतिक सफर हम लोगों का तय हुआ है, पहले कोई कहते थे कि भाई सत्ता में आने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। कोई नहीं कहता था कि हम जीत जाएंगे और 1/3 से आएंगे, 2/3 से आएंगे और क्या करेंगे, ये पूर्व दावा नहीं करता था, क्योंकि जनता के मन में क्या चल रहा है किसे पता है। पूर्व दावा करने का मतलब है कि मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना, और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की अनुमति हमारा संविधान नहीं देता है। अगर अमित शाह ऐसा कर रहे हैं तो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। आपको लगता है कि जिस तरह से बयान दे रहे हैं पश्चिम बंगाल में जा करके, तो वो तो सीधे सीधे कह दिए हैं कि मैं हर जगह जीत रहा हूँ, यहाँ पर भी जीतूंगा, झंडा गाड़ के दिखाऊंगा। भाई देखिए, ये तो संविधान का उल्लंघन है, और संविधान का उल्लंघन है। इसको चुनाव आयोग जब उनके पॉकेट का कठपुतली बना हुआ है, कुछ भी कह लीजिए, चुनाव आयोग के ऊपर उंगली उठाइए तो सीधे भाजपा के लोग कहते हैं कि भाई देशद्रोही है, तो देश का अपमान कर रहे हैं, संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहे हैं। चुनाव आयोग पे उंगली उठाना और जवाब भाजपा की तरफ से आना, दोनों की मिली भगत है। इसमें न्याय की उम्मीद किससे किया जा सकता है देश में? तो न्याय की उम्मीद राम भरोसे है, और मैं यही कहूँगा, जय जय सिया राम, सद्बुद्धि दे। राष्ट्रपति महोदया से मैं प्रार्थना करता हूँ, पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए चुनाव आयोग के जिस व्यक्ति ने भी कृत्य किया है, खास तौर से अगर ज्ञानेश कुमार ने किया है, तो उनके पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं, तत्काल प्रभाव से उन्हें बर्खास्त कर किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए। लेकिन अमित शाह का एक बयान आया है कि अगर मैं पश्चिम बंगाल अगर मैं चुनाव जीतता हूँ, यहाँ पे सरकार बना लेता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश को फतेह कर दूंगा। आपको लगता है कि ऐसे हो सकती है? अब ये बताइए, मैं 2024 में अमित शाह जी उत्तर प्रदेश को लेकर क्या कह रहे थे? 400 पार 400 कह रहे थे, और 62 से कितने पे आ गए? 62 से आ गए 33 पे आ गए। तो जब 33 पे आ गए, तो ऐसे ही अमित शाह जी क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, मनोवैज्ञानिक दाव बड़े अच्छे से खेलते हैं, लेकिन हमारा संविधान ये सब दाव वगैरह खेलने की अनुमति नहीं देता है। और ये अगर दाव खेलते हैं तो सीधे सीधे अपने पद का दुरुपयोग करने की श्रेणी में आता है। ऐसे जिम्मेदार लोगों को इस पे ध्यान देने की जरूरत है, और ध्यान देकर उचित कार्रवाई करने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी जी की सरकार चल रही है, वही प्रयागराज में महाकुंभ का मेला लगने वाला है और शुरुआत भी हो चुकी है, लेकिन माननीय श्रद्धेय नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति लगाने के लिए बवाल सा मचा हुआ है, और प्रशासन वहाँ पे मूर्ति लगने नहीं दे। इसको लेकर के आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, पहले जान लिया जाए कि माघ मेला है क्या, प्रयागराज है क्या। प्रयागराज को तीर्थों का राज कहा जाता है, तीर्थों का राजा है, और यहाँ ब्रह्मा जी ने अश्वमेघ यज्ञ किया था, इसलिए इसका बहुत महत्व है। और ऐसा माना जाता है कि जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध चल रहा था, तो अमृत को लेकर छीना झपटी हुई थी, और उसी कुछ बूंदें जो है 4 जगह गिरी थी, इसमें प्रयागराज ही मुख्य है। तो लोग प्रयागराज में, पहले इस पे भी आया जाए कि मूर्ति क्यों लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? किसी की भी मूर्ति संकल्प लेने के लिए लगाई जाती है, श्रद्धा व्यक्त करने के लिए लगाई जाती है। तो अगर नेताजी मुलायम सिंह यादव, जिनको कि मैं समाज में गरीब, शोषित, वंचित की लड़ाई करने वालों के रूप में मैं जानता हूं, उन्होंने उनकी लड़ाई लड़ा और अपने आप को स्थापित किए, किसान के घर से उच्च शिखर तक पहुंचे, और देश के रक्षा मंत्री और प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं। तो अगर उनके कार्यकर्ता अगर प्रयागराज में मूर्ति लगा के संकल्प लेना चाहते हैं कि नेताजी के संकल्पों को हम जन जन तक पहुंचाएंगे और दमनकारी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, और ये जो माघ के मेले का प्रश्न है, जिसमें अमृत की कुछ बूंदें गिरती हैं, जैसा कि कहा गया है, और गंगा जल माघ मेले में अमृत के समान हो जाता है, उसमें पवित्र स्नान करके, देवताओं का स्मरण करके नेताजी के संकल्पों को याद करना चाहते हैं मूर्ति के सामने, तो कौन सा गुनाह करना चाहते हैं? तो मूर्ति पर हमें नहीं लगता है कोई रोक लगाने की जरूरत है। लेकिन यहाँ तो प्रशासन रोक लगा दी है। संविधान की किस धारा के तहत रोक लगाई है, ये भी बताना चाहिए। कि कहीं पर भी टेंट गड़ सकते हैं, काफी कुछ संगम हो सकता है, किसी को कुछ महीने के लिए मूर्ति ही नहीं लग सकती है, तो क्यों नहीं लगाना चाहती है? ये उसको सार्वजनिक बयान देना चाहिए, वहाँ के डीएम को बयान देना चाहिए, या गृह मंत्री को बयान देना चाहिए कि इसके पीछे कारण क्या है। क्या मुलायम सिंह यादव के संकल्पों को देश तक पहुँचने देना नहीं चाहती? क्या गांधीवादियों के साथ एक ऐसा न्याय कि कोई अगर किसी के सामने खड़ा होकर स्नान करके, देवताओं को स्मरण करके, संकल्प को याद करके
युद्ध ये कहिए कि लोकतंत्र के युद्ध में जाना चाहता है तो इसमें उनको क्या आपत्ति होनी चाहिए। नेताजी मुलायम सिंह यादव गरीब शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ने वाले सर्वमान्य नेता है, उनके साथ ऐसा व्यवहार करते ही उचित नहीं। जिस तरह से श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी अपने छवि को बनाने के लिए गरीब वंचित असहाय लोगों का काफी मदद किए थे, लेकिन आज उसी मूर्ति को बैठाने के लिए प्रशासन रोक लगा रही, वो भी आदित्यनाथ योगी जी के सरकार में। ऐसा क्यों? अखिलेश यादव जी क्यों नहीं कर रहे हैं, ये अखिलेश यादव जी का व्यक्तिगत मामला है। मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। और मुझे जो कहना था कि मैंने बता दिया कि किसी की मूर्ति कहीं पर भी लगाने से, हाँ अस्थायी तौर पे तो नहीं लग रही है ना, केवल संकल्प के तौर पे लोग लगा रहे हैं, श्रद्धा के तौर पे लगा रहे हैं, माघ मेले में आस्था व्यक्त करने के लिए लगा रहे हैं, तो रोकना हमें लगता है कि ये अनुचित है। एक लोकतंत्र के माध्यम से संवैधानिक तौर पे मैं मानता हूँ, अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री रोकना चाहते हैं तो इसका उचित जवाब वही दे सकते हैं कि विपक्ष के लोकतंत्र में विश्वास करने वाले नेताओं को, विपक्षी पार्टियों को कुचलना क्यों चाहते हैं। क्या लोकतंत्र को खत्म करना उनकी नीति और नीयत बन चुकी है? ऐसा तो नहीं है कि 2027 का जो चुनाव है उसी को लेकर के कहीं ये रणनीति तैयार तो नहीं हो रही है? देखिए कि प्रेशर कुकर है तो उसका ढक्कन बंद कर दीजिए, जितने दबाएंगे उसके अंदर उतने वाष्प बनेगी और एक बार फट जाएगा। प्रेशर कुकर की भी एक सीमा होती है, तो मैं कहना चाहूंगा कि जनता को उतने दबाया जाए जहां तक जनता का धैर्य जवाब न दे जाए। और इसको बड़ी बात हमारे मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं, विपक्ष भी जानता है कि जनता जब आंदोलित होती है तो सिंहासन डोलता है, और सिंहासन के आगे सब कुछ झुकना पड़ता है जब सिंहासन डोलता है जनता के ऊपर से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारी बातें हो रही थी संजय चौबे जी से। इनके विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।